नमस्कार, मैं हूं शम्स तहर खान और आप देख रहे हैं वारदात। 14 दिन बनाम 2 घंटे। श्रद्धा मर्डर केस में दिल्ली पुलिस ने 14 दिनों तक आफताब से पूछताछ कर ली, मगर इसके बावजूद पुलिस को वो जवाब, सुराग या सबूत नहीं मिल पाए जिनकी उसे तलाश थी। इसी के बाद दिल्ली पुलिस ने फैसला किया कि वो आफताब का नार्को टेस्ट कराएगी और आखिरकार 1 दिसंबर को पहली बार आफताब पूरे 2 घंटे के लिए नीम बेहोश था। आफताब ने पहली बार 2 घंटे तक नीम बेहोशी की आलम में ही श्रद्धा मर्डर केस के बारे में बात की। दिल्ली के रोहिणी इलाके में मौजूद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अस्पताल में गुरुवार सुबह से ही गहमा गहमी का माहौल था। देश में हाल के दिनों के सबसे सनसनीखेज श्रद्धा मर्डर केस के मुलजिम आफताब अमीन पूनावाला को यहां नार्को टेस्ट के लिए लाया जाना था। यही वो वक्त था जब दिल्ली पुलिस की 3rd बटालियन की एक टुकड़ी एक खास वज्र वाहन में आफताब को लेकर अस्पताल पहुंची और इसी के साथ अस्पताल की और खासकर ऑपरेशन थिएटर की सुरक्षा और कड़ी कर दी गई। अब आफताब की ये तस्वीरें देखिए। ये तस्वीरें तब की हैं जब कुछ रोज पहले उसे पुलिस हिरासत में इसी अंबेडकर अस्पताल में मेडिकल जांच के लिए लाया गया था। आज भी मंजर कुछ ऐसा ही था। चूंकि नार्को एनालिसिस टेस्ट के दौरान उसे एक साथ कई दवाएं दी जानी थी और इसी के साथ उसकी सेहत की पल पल की निगरानी होनी थी, अस्पताल के डॉक्टर्स और फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स ने नार्को टेस्ट की प्रक्रिया शुरू करने से पहले आफताब को कुछ देर के लिए सेटल होने यानी शांत होने का समय दिया। इस दौरान डॉक्टरों ने आफताब से मामूली बातचीत की और फिर उसके ब्लड प्रेशर, पल्स रेट, हार्ट बीट, बॉडी टेम्परेचर और दूसरे पैरामीटर्स की जांच की गई। मकसद नार्को से पहले ये पूरी तरह सुनिश्चित करना था कि आफताब न तो बीमार है और न ही उसे पहले से किसी तरह की कोई जिस्मानी या ज़हनी परेशानी है। जांच में जब एक के बाद एक ये सारे पैरामीटर्स बिल्कुल सही पाए गए तो फिर डॉक्टरों ने नार्को टेस्ट की प्रक्रिया शुरू करने का फैसला किया। सुबह ठीक 9:50 पर ऑपरेशन थिएटर में नार्को टेस्ट की प्रक्रिया शुरू हुई। इसके साथ सबसे पहले आफताब को डॉक्टरों ने एक कंसेंट फॉर्म सौंपा और उसे तसल्ली से पढ़कर उस पर साइन करने यानी इस टेस्ट के लिए अपनी रजामंदी देने की बात कही। इस फॉर्म पर न सिर्फ नार्को टेस्ट करने वाले डॉक्टरों की टीम के बल्कि मौके पर मौजूद फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स और दूसरे अधिकारियों के भी नाम लिखे थे। सूत्रों की माने तो आफताब ने अब तक के अपने रवैये के मुताबिक ही पूरी तसल्ली से पहले कंसेंट फॉर्म को पढ़ना शुरू किया और संतुष्ट हो जाने के बाद उस पर दस्तखत भी कर दिए। और तो और कंसेंट फॉर्म देने से लेकर उसके बारे में आफताब को बताने, समझाने और उसकी रजामंदी लेने के बाद ही टेस्ट कंडक्ट करने के बारे में उसे जो जानकारी दी गई उसकी पूरी की पूरी प्रक्रिया की भी वीडियो रिकॉर्डिंग की गई। आफताब को बताया गया कि उसके हाँ कहने के बाद ही उसे कुछ दवाएं दी जाएंगी, जिसके बाद वो कुछ देर के लिए नीम बेहोशी की हालत में चला जाएगा और इसी दौरान उससे केस से संबंधित सवाल पूछे जाएंगे और उन सभी के सभी सवालों और जवाबों को रिकॉर्ड किया जाएगा और नियम के मुताबिक इस पूरी प्रक्रिया की भी वीडियो रिकॉर्डिंग की जाएगी। आफताब को समझाने बुझाने और उसकी रजामंदी लेने के ठीक 10 मिनट बाद उसे अपनी बेड पर लेटने को कहा गया और फिर सुबह 10:10 पर उसे इंजेक्शन के जरिए एनेस्थीसिया समेत दूसरी जरूरी ड्रग्स की खुराक दी गई। इस दौरान डॉक्टरों ने इस बात का पूरा ख्याल रखा कि आफताब को दी जा रही एनेस्थीसिया और दूसरी दवाओं की डोज बिल्कुल सही हो, न थोड़ा कम और न थोड़ा भी ज्यादा।
क्योंकि डोज कम होने पर आफताब नीम बेहोशी की हालत में पहुंचने से रह सकता था। ऐसे में नार्को टेस्ट के दौरान वो डॉक्टरों और फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स को धोखा भी दे सकता था, जबकि डोज ज्यादा होने पर न सिर्फ उसके गहरे बेहोशी में चले जाने का खतरा था, बल्कि ज्यादा डोज से उसकी जान भी जा सकती थी। ऐसे में एनेस्थीसिया का इंजेक्शन लगाने के बाद डॉक्टरों ने सबसे पहले आफताब के शरीर पर उसका इफेक्ट देखने और समझने की कोशिश की। एनेस्थीसिया का असर सबसे पहले उसकी आंखों और जुबान पर ही दिखा। आमतौर पर एनेस्थीसिया इंसान के सीएनएस यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर अपना असर दिखाता है और उसे सबकॉन्शियस स्टेट में ले जाता है, यानी इंसान अपने आसपास की चीजों को महसूस तो कर सकता है, लेकिन पूरी सक्रियता के साथ रिएक्ट नहीं कर पाता। इस हाल में जहां आंखें बंद होने लगती हैं, वहीं जुबान भी लड़खड़ाती हुई महसूस होती है। बहरहाल, जब एनेस्थीसिया और दवाओं की डोज के बाद डॉक्टरों को आफताब के पूरी तरह नीम बेहोशी में चले जाने की तसल्ली हो गई, तो फिर उससे सवाल जवाब का सिलसिला शुरू किया गया। इस नार्को टेस्ट के जरिए वैसे तो पुलिस और फॉरेंसिक एक्सपर्ट श्रद्धा के कत्ल की साजिश से लेकर उसकी लाश के टुकड़े टुकड़े करने और उन्हें निपटाने के पूरे सीक्वेंस को समझना चाहते थे, लेकिन इन सवालों के केंद्र में श्रद्धा का कटा हुआ सिर, उसका मोबाइल फोन, हथियार और कत्ल के वक्त पहने गए श्रद्धा के कपड़े ही ज्यादा थे। टेस्ट के दौरान आफताब से बहुत से सवाल पूछे गए, लेकिन इन सवालों में जो सबसे अहम थे वो हैं: श्रद्धा का कत्ल किस तारीख को किया? श्रद्धा को क्यों मारा? श्रद्धा को कैसे मारा? लाश के टुकड़े कैसे किए? टुकड़े करने के लिए हथियार कहां से खरीदे? टुकड़ों को घर में कितने वक्त तक रखा? टुकड़ों को कैसे और कहां रखा? लाश के टुकड़ों को कहां कहां ठिकाने लगाए? हथियार कहां फेंके? कत्ल के बाद 6 महीने तक क्या कुछ किया? अगर कत्ल गुस्से में और गलती से किया, तो फिर पुलिस के सामने तभी सरेंडर क्यों नहीं किया? सूत्रों की माने तो आफताब ने फॉरेंसिक साइकोलॉजिस्ट के पूछे गए हर सवाल का जवाब इत्मीनान से दिया, और जैसा कि अब तक वो करता रहा है, उसने ज्यादातर सवालों के जवाब अंग्रेजी में ही दिए। टेस्ट के दौरान आफताब पहले कई सवालों पर चुप ही रहा, लेकिन जब उससे दोबारा वही सवाल पूछे गए तो उसने जवाब दिया। कुछ इसी तरह उसने कुछ सवालों के जवाब देने में थोड़ा वक्त लिया। आफताब से सवाल जवाब का यह सिलसिला लगभग 2 घंटे तक चलता रहा, और दोपहर 12 बजने से महज 10 मिनट पहले नार्को टेस्ट की यह प्रक्रिया पूरी हो गई। इसके बाद आफताब को एक बार फिर से सेटल होने यानी नीम बेहोशी की हालत से बाहर आने के लिए थोड़ा और वक्त दिया गया, और इस दौरान उसे कुछ और जरूरी दवाएं भी दी गई। डॉक्टरों ने पहले उसे ऑब्जर्वेशन में रखा, यानी कुछ देर के लिए उसकी निगरानी की, और फिर जब वो होश में आने लगा तो उससे बातचीत कर साइकोलॉजिकल थेरेपी के जरिए उसे जल्द से जल्द नॉर्मल करने की कोशिश की गई। आफताब के नार्को टेस्ट की प्रक्रिया करीब 3 घंटे तक चली। सुबह 8:30 बजे के करीब भारी सुरक्षा के बीच जेल से सीधे आफताब को लेकर के पुलिस की टीम पहुंचती है अंबेडकर हॉस्पिटल, और यहां पर लाने के बाद जो प्रक्रिया है, जो लीगल प्रक्रिया है और जो मेडिकल प्रक्रिया है, वो पूरी की जाती है, और करीब 10 बजे के आसपास आफताब का नार्को शुरू होता है, जो 11:50 तक चलता है, और उसके बाद फिर आगे का टाइम जो उसे रेस्ट के लिए दिया जाता है, ऑब्जर्वेशन में उसे रखा जाता है। दवाएं, डॉक्टरों की कोशिश और साइकोलॉजिकल थेरेपी के जरिए नार्को टेस्ट के करीब 1 घंटे बाद यानी दोपहर 1 बजे तक आफताब पूरी तरह नॉर्मल हो चुका था, और फिर जल्द ही जेल और कैदियों की सुरक्षा में तैनात 3rd बटालियन की गाड़ी आफताब को लेकर डॉक्टर अंबेडकर अस्पताल से तिहाड़ जेल के लिए रवाना हो गई। और कुछ इस तरह श्रद्धा मर्डर केस का खुलासा होने के पूरे 18 दिन बाद आरोपी कातिल आफताब का नार्को टेस्ट पूरा हो चुका था। आज जो हमारा नार्को टेस्ट हुआ मोर देन 2 आवर्स तक चला है। सर कौन कौन लोग थे, कितने लोगों की टीम थी? ये हमारी जो टीम थी उसमें हमारे एफएसएल के साइकोलॉजिस्ट थे, फोटो एक्सपर्ट थे, और बाकी अंबेडकर हॉस्पिटल के डॉक्टर्स की टीम साथ में थी।
सर कितने बजे टेस्ट शुरू हुआ था और क्या सेटिस्फैक्ट्री हुआ? मॉर्निंग में टेस्ट हो गया था और वो कंडक्ट कर लिया गया। क्या दोबारा फिर बुलाया जाएगा सर? क्या अगर जरूरत दोबारा पड़ी नार्को तो भी हो सकता है या फिर आगे क्या प्रक्रिया रहती है सर? नार्को के बाद में पोस्ट नार्को टेस्ट होता है, अगर जरूरत पड़ी तो किया जाएगा। सर एफएसएल में किया जाएगा, ये कब तक किया जाएगा सर? पोस्ट नार्को का मतलब क्या होता है सर? प्रक्रिया बता दीजिए, प्रोसीजर। एक फिर से काउंसलिंग की जाती है, एक सेशन और होता है, वो किया जाता है। क्या हॉस्पिटल में होगा या एफएसएल? वो एफएसएल के अंदर होगा, अगर होगा तो। क्या आफ्ताब कंफर्टेबल था सर? मतलब आई मीन Confident level था सर? जवाब दे रहा था या फिर उसमें भी काफी ये जद्दोजहद देखिए, करनी अभी पड़ी? इसका एग्जामिनेशन अंडर एग्जामिनेशन है रिपोर्ट, और रिपोर्ट अच्छा, जल्दी जवाब सबमिट दिए कर हैं दी सर या जाएगी। नहीं, बस इतना क्या जवाब दे रहा था? नार्को टेस्ट कर लिया गया है और इसकी जल्दी रिपोर्ट सबमिट कर दी जाएगी। वैसे आफ्ताब का नार्को टेस्ट करने वाली फॉरेंसिक टीम के सूत्रों ने इस टेस्ट को लेकर अहम खुलासा किया है। उनका कहना है कि आफ्ताब ने नार्को टेस्ट में कुछ भी नया नहीं बताया। जो अब तक पुलिस को बोलता रहा वही कहा। अब पुलिस को इस केस को सुलझाने के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि आफ्ताब से कोई भी नया सुराग नहीं मिला। श्रद्धा मर्डर केस की जांच लगातार आगे बढ़ रही है। इस मामले में आरोपी का पहले पुलिस ने 14 दिन का पुलिस रिमांड लिया। इसके बाद उसका पॉलीग्राफ टेस्ट हुआ और अब आखिरकार उसका नार्को टेस्ट भी खत्म हो गया। इस दौरान पुलिस ने कई सबूत बटोरे, जिनमें कुछ सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस और कुछ फॉरेंसिक से रिलेटेड सबूत थे। अब देखना यह होगा कि ये सबूत आने वाले वक्त में कितना पुख्ता तौर पर अदालत के सामने पुलिस रखती है। अगर आने वाले दिनों में श्रद्धा मर्डर केस की जांच कर रही दिल्ली पुलिस की टीम में कोई हलचल होता है या नए सिरे से कोई सर्च ऑपरेशन चलाया जाता है, तो मान लीजिए कि आफ्ताब ने नार्को टेस्ट के दौरान कुछ नए सुराग दे दिए। लेकिन अगर टीम में कोई हलचल नहीं होती तो फिर इतना तय है कि नीम बेहोशी के आलम में भी आफ्ताब को पता था कि उसे क्या बताना है और क्या छुपाना है। नार्को टेस्ट में आफ्ताब ने कबूली श्रद्धा के कत्ल की बात। गिरफ्तारी के बाद कत्ल को लेकर आफ्ताब का तीसरा कबूलनामा। पहले पुलिस की पूछताछ में मानी थी हत्या की बात, फिर पॉलीग्राफ टेस्ट में भी कहा, हां मैंने श्रद्धा को मार डाला। और अब नार्को टेस्ट के दौरान भी आफ्ताब ने कबूला अपना जुर्म। वैसे तो अदालत के बाहर आफ्ताब के इस कबूलनामे की कोई खास अहमियत नहीं है, लेकिन आफ्ताब का नार्को एनालिसिस टेस्ट करने वाले फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स की माने तो पहले दो मौकों की तरह ही आफ्ताब ने नार्को एनालिसिस टेस्ट के दौरान भी श्रद्धा का कत्ल करने की बात कबूल कर ली है। सूत्रों की माने तो आफ्ताब ने न सिर्फ श्रद्धा को मारने की बात मानी, बल्कि उसकी लाश के टुकड़े करने, उन्हें फ्रिज में रखने और टुकड़ों को अलग अलग जगहों पर फेंकने की वही बातें दोहराई जो बातें वो अब तक पुलिस की पूछताछ में कबूल कर चुका था। अब पुलिस को इस मामले में फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स की ओर से नार्को एनालिसिस टेस्ट रिपोर्ट का इंतजार है, ताकि उस रिपोर्ट की बिना पर वो अपनी तफ्तीश को थोड़ा और आगे बढ़ा सके और रिपोर्ट में हुए खुलासे के मुताबिक इस केस से जुड़े कुछ और सबूत जुटा सके। यहाँ सबसे खास बात यह है कि आफ्ताब से 14 दिनों की लंबी पूछताछ, उसकी निशानदेही पर श्रद्धा की लाश के अलग अलग टुकड़ों और कुछ हथियारों की बरामदगी के बावजूद पुलिस अब तक इस केस से जुड़ी कई अहम चीजें बरामद नहीं कर पाई है। इनमें श्रद्धा का कटा हुआ सिर, वो आरी जिससे आफ्ताब ने लाश के टुकड़े किए, और श्रद्धा का मोबाइल फोन जैसी कई चीजें शामिल हैं। सूत्रों की माने तो आफ्ताब ने नार्को टेस्ट में वही जवाब दिए हैं जो जवाब इसके पहले उसने पॉलीग्राफी टेस्ट में दिए हैं। यहाँ तक कि पॉलीग्राफी टेस्ट में भी उसने कत्ल की बात कबूली थी, और एक बार फिर से जब नार्को टेस्ट हुआ तो वहाँ भी आफ्ताब ने कत्ल की बात कबूली है। इसके अलावा दिल्ली पुलिस इस बारे में जानना चाहती थी कि कत्ल की वजह क्या है, यानी मोटिव, और इसके अलावा उसने सबूत कहाँ कहाँ पर छिपाए हैं। अब जो जानकारी आफ्ताब से दिल्ली पुलिस को मिलेगी, उस जानकारी के बाद दिल्ली पुलिस कुछ और जगहों पर छानबीन कर सकती है। लेकिन दिल्ली पुलिस के सामने एक बड़ी समस्या है कि अभी तक उसे कोई ऐसा ठोस सबूत नहीं मिला है जिसके आधार पर वो ये कह सके कि आफ्ताब ने 18 मई को ही श्रद्धा का कत्ल किया था। इसलिए दिल्ली पुलिस की टीम लगातार इससे जुड़े सबूतों की तलाश में जुटी हुई है, और साथ ही साथ अभी तक
पुलिस को इस बात के भी कोई सबूत नहीं मिले हैं कि आफताब ने श्रद्धा का कत्ल साजिश के तहत किया था, यानी 18 मई से पहले ही उसने श्रद्धा के कत्ल की साजिश रच ली थी।